नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है आज का, उसके जो बच्चों ने जो बताया है जिस टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसके भी आगे आने वाले परीक्षा है उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आम के आम डैश मुहावरे का पूरा करे। ठीक है, को पूरा करे। ठीक है, आपको बताना है आम के आम डैश, इस मुहावरे को पूरा करना है। तो बताइए क्या होगा। आम के आम, गुठलियों की गुठली, गुठलियों के दाम या फल के दाम। तो आपने मुहावरा सुना होगा आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आगे, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और आपको बता दूं कि इसमें मैं रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेके आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फुर्तीला जो लिखा हुआ है, कौन सा फुर्तीला सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये फुर्तीला लिखा है, लेकिन इसमें गलती ये है कि जो ऊ का मात्रा है वो ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला मात्रा नहीं होगा, ये फुर्तीला है। ठीक है, ये फुर्तीला देखिए इसमें भी यही वाला मात्रा लगा हुआ है। ये फुर्तीला लिखा है, लेकिन इसमें ई का मात्रा देखिए इधर से होगा, ई का मात्रा। ठीक है, इधर से लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए फुर्तीला कौन सही लिखा है, जो बी वाला लिखा हुआ है ये फुर्तीला सही लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए रिक्त स्थान में सही वर्तनी वाला शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे बताना है कि इसमें से जो सही निर्भर लिखा हुआ है, कौन सा सही निर्भर लिखा है जो इसमें आएगा। ठीक है, देखिए लिखा है राजीव अपने माता पिता पर डैश है। ठीक है, निर्भर यहाँ पे आएगा, तो आपको बताना है कि इस चारों में से कौन सा निर्भर जो है लिखा हुआ सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे निर्भर, निर्भर ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, निर्भर में ये वाला जो मात्रा होता है र पे नहीं होता। ठीक, अब ये देखिए निर्भर पे न पे ये वाला मात्रा नहीं होता है, तो जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निर्भर ये वाला सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने जितने भी दोस्त जो आपकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का, उसको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अंबर, विधु, कलश या विटप। ठीक है, तो अंबर, अंबर क्या होता है, अंबर तो आकाश का पर्यायवाची होता है अंबर। ठीक है, कलश विटप ये भी नहीं होगा चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची है क्या, तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है विधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में जो हिंदी का पेपर है वो मतलब कि प्रीवियस ईयर पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के ज़्यादा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसमें से क्वेश्चन आपको गलत ना हो, हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें कुछ गलती लिखी गई है, आपको बताना है कि वो गलती कहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए लिखा है मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूँ। ठीक है, लिखा है मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूँ। देखिए मैं तो सही लिखा है, प्रत्येक भी सही लिखा है, शुक्रवार भी सही लिखा है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे के। आप कभी ऐसा सुने हैं क्या कि आप बोलते हैं मैं मंगलवार के दिन आऊँगा। के देखिए के जो है यहाँ पे अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे के नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बस केवल, तो ऑप्शन नंबर देखिए के किसमें है, शुक्रवार के दिन, तो शुक्रवार ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो लिखा होता अगर ऐसा लिखा होता मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन शुक्रवार को व्रत रखता हूँ, ठीक है, तो सही होता। ठीक है, तो के दिन जो है, क्योंकि शुक्रवार तो आपको पता ही है कि शुक्रवार एक दिन है। ठीक है, तो आपको के दिन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अभ्यंतर का
डैश तत्भव रूप से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। अभ्यंतर का तत्भव रूप लिखना है, क्या होता है? अभ्यंतर का तत्भव रूप क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। अभ्यास, भीतर, बाहर, अंदर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भीतर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त वाक्य में सही मुहावरे का प्रयोग करें, ठीक है। इसमें आपको सही मुहावरा बताना है, ठीक है। सही मुहावरा आपको इस पे बताना है कि क्या होगा। भारतीय सेना डैश देश की रक्षा करती है। कभी घना कभी चना, दो धारी तलवार जैसे। दो धारी तलवार क्या होता है? दो धारी तलवार मतलब होता है कि खतरा दोनों तरफ से, ठीक है। ऊंची दुकान फीके पकवान की तरह, ठीक है। तो ये होगा नहीं। अंगारों पर पैर रखकर, ठीक है। तो जो भारतीय सेना जो है वो अंगारों पर पैर रखकर देश की रक्षा करती है, मतलब कि खतरे को मोल हाथ में लेके वो देश की रक्षा करती है खतरों के साथ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में गद्यांश के भी क्वेश्चन है और उसके बाद से आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आदि का पर्यायवाची है। आदि का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या है, ठीक है। आदि का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या है, ठीक। अदरक है, आदर्श है, रसाल है या प्रथम है, ठीक है। तो आदि का आपको बताना है कि पर्यायवाची शब्द क्या है। आदि का पर्यायवाची क्या होता है? प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दत्चित्र के लिए वाक्यांश। इसके लिए एक शब्द, मतलब किसका ये एक शब्द है आपको बताना है, ठीक है। जिसने इंद्रियों की को जीत लिया हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने ऋण चुका दिया हो या जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया हो, ठीक है। तो क्या होगा? दत्चित्र जो होता है उसे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए गद्यांश आ गया। गद्यांश जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंदी का, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए। देखिए गद्यांश काफ़ी बड़ा है तो आपको पूरा पढ़ने में टाइम लगेगा, तो आप एक एक लाइन पढ़िए और भरते चलिए, ठीक है। देखिए आपको बताना है प्रथम रिक्त स्थान पर क्या आएगा, इनमें चारों में से क्या आएगा इससे, ठीक है। देखिए क्या है, भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा अत्यंत डैश है, क्या है। भारत में मंदिर कब से बन रहा है? अभी शुरुआत तो अभी हुआ नहीं है, नवीन से तो हुआ नहीं है, मतलब नया तरीके से, तो ये तो गलत होगा। पुराना, पुराना क्या होता है, मतलब कितना पुराना, 10 साल 20 साल कितना पुराना, तो ये भी नहीं होगा। सराहनीय, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय पूछ रहा है कि भारत में अत्यंत परंपरा से बनता आ रहा है, मतलब प्राचीन, प्राचीन, ठीक है, अत्यंत प्राचीन है, ठीक है। मतलब भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ये देखिए अगला है, आपको बताना है गद्यांश के रिक्त दो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए आगे लिखा है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का डैश कहा जाता है। और बताइए गुप्त काल का, आपका यहाँ पे जीएस का भी रिवाइज हो जाएगा। आपको बताना है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, ताम्र युग, स्वर्ण युग या स्वर्णिम युग या कोई नहीं, ठीक है। तो जो गुप्त काल का जो समय था वो भारतीय इतिहास के लिए स्वर्ण युग है, ठीक है, स्वर्ण युग था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। तो देखिए अगला है, आपको बताना है कि ये तीसरे रिक्त पर क्या आएगा, ठीक है। ये तीसरे रिक्त पर क्या आएगा इन चारों में से। गुप्त काल का सबसे सुंदर नमूना दशावतार डैश है, ठीक है। दशावतार क्या? मंदिर, आलय, विद्या भवन या देव स्थल। तो दशावतार क्या है? ये एक मंदिर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला आपको बताना है कि इस चौथे रिक्त पर क्या आएगा, ठीक है। गुजरात में डैश का मंदिर और आबू पर्वत में पर दिलवाड़ा के मंदिर दर्शनीय हैं, ठीक है। तो बताइए गुजरात में किसका मंदिर है? काशी विश्वनाथ, ये कहाँ है? काशी विश्वनाथ तो बनारस में है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। त्रिम्बकेश्वर, ये भी गुजरात में नहीं है, ठीक है। केदारनाथ, तो केदारनाथ आप लोग फेमस, ये बताइएगा आप लोग केदारनाथ किस जगह पे है, कमेंट करके थोड़ा बताइएगा तो कि केदारनाथ किस जगह पे है। तो गुजरात में क्या है? सोमनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि पांचवे पे इस पे इन चारों में से क्या आएगा। ठीक है, तो आपको देखिए, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पढ़िए। इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है, शिखर पर स्वर्ण कलश है, जिस पर स्वर्ण कलश है उसका वजन 900 क्विंटल है। ठीक है, चिदम्बरम का विशेषता है वहाँ स्थित नटराज की मूर्ति। ठीक है, नटराज की मूर्ति की बात हो रही है। यह तांडव नृत्य करते हुए 5 फीट 5 की मूर्ति है। ठीक है, अब बताना है कि नटराज की मूर्ति मतलब नटराज की मूर्ति किसकी है, मतलब किसकी मूर्ति बनाई जाती है नटराज में। तो आप बताएंगे गणेश जी की, नहीं गणेश जी की नहीं होती, विष्णु जी की भी नहीं होती है, ब्रह्मा जी की भी नहीं है, शिव जी। आप लोग शिव जी की आप फोटो देखे होंगे एक, कि जो नटराज की तरह नाचते हुए आपको फोटो दिखाया गया होगा। ठीक है, तो विष्णु शिव जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी पूरा समझ में आया होगा। देखिए अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देख के जाइए। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रीजनिंग किस टाइप का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख के जाइए। और आपको बता दूं कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी के बाद आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं तो आपको बता दूं कि रीजनिंग और मैथ की जो क्लास है मैं आपके लिए इस चैनल पर एक एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं रीजनिंग और मैथ की। ठीक है, तो आप लोग रीजनिंग और मैथ की जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको आखिरी में उसको अपने स्क्रीन पे ही लगा दूंगा, इधर इधर। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं या चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे ग्रुप डी का मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, और आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ और तैयारी को अपने और भी अच्छा बनाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए रीजनिंग में पूछा गया है क्वेश्चन जिस टाइप का, उसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए लिखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, आपको बताना है जो संबंध 16 का 23 से है वहीं 22 का किससे होगा, आपको बताना है। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन तो आ ही रहा है पेपर में। ठीक है, अब आपको बता दूं कि ये बताइए 16 का जो संबंध 23 से है वो 22 का संबंध किससे है, आपको बताना है। ठीक है, आप लोग इसका थोड़ा आंसर कमेंट तो करिए, मैं देखूँ क्या आप अब कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा कमेंट करिए तो आप। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। देखिए 16 का संबंध 23 से है तो 22 का संबंध किससे होगा। तो अगर हम लोग 16 दूना 32 कर दे, ठीक है, 16 का 2 गुना कर दे 32 और 32, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है इससे। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, अब देखिए 16 से 23 हो रहा है और 22 से क्या होगा। अगर हम लोग देखें कुछ भी इंटू डिवाइड ना करें, बस डिफरेंस देख ले डिफरेंस कितना हो रहा है। तो अगर हम लोग 16 से 23 का डिफरेंस देखें तो 16 से 23 हो रहा है, मतलब कि प्लस का 7 हो रहा है। ठीक है, प्लस का 7। ठीक है, 22 से अगर इसमें हम लोग प्लस 7 कर लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 22 से प्लस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। ठीक है, अब देखिए 29 ऑप्शन में भी है तो हम लोग मतलब इसमें क्या किया गया है, डिफरेंस को बस काउंट किया गया। ठीक है, तो +7 ठीक है, तो 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगता है जो ये क्वेश्चन बनाया होगा वो धोनी का, MS धोनी का फैन होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में पाउंड को 76 और क्लीन को 41 लिखा जाता है, उस भाषा में मेकर को किस प्रकार लिखा जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, देखिए पाउंड को क्या लिखा गया है 76, क्लीन को 41। ठीक है, अब देखिए किस तरह से पाउंड को 76 लिखा गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, पेपर का अप्रोच बता रहा हूँ। आप पेपर में POUND नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप नंबर लिखेंगे। सॉरी सॉरी, इसका जो आप डायरेक्ट नंबर लिखिए। ठीक है, P कितने पे आता है, P आता है 16 पे, O आता है आपका 15 पे, U आता है 21 पे, N कितने पे आता है, N आता है 14 पे और D कितने पे आता है 4 पे। ठीक है, अब बताइए इनका क्या किया जाए कि 76 हो जाए। तो नंबर भी बड़ा बड़ा है और ये ज़्यादा है नहीं तो प्लस कर सकते हैं। ठीक है, प्लस कर लेते हैं, 16 + 15 + 21 + 14 + 4। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 16 + 15 + 21 + 14 + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, आपको बताइए, ये हो जाएगा 70। ठीक है, ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब 70 और ये 76 है, अगर हम इसमें +6 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 76। ठीक है, यहाँ भी हो रहा है। चलिए देखते हैं ये दूसरे वाले में ऐसा हो रहा होगा, अगर ऐसा तो ये ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आप देखिए क्लीन लिखा हुआ है, क्लीन C कितने पे आता है 3 पे, L कितने पे आता है, L आता है 12 पे, E कितने पे आता है, E आता है 5 पे, A कितने पे आता है 1 पे, N कितने पे आता है आपका, तो N आता है, सॉरी ये क्लियर है, 1 मिनट क्वेश्चन गलत है, क्लियर है ये, क्लियर। R आता है आपका 18 पे। ठीक है, अब देखिए 3 + 12 + 5 + 1
प्लस 18 ये कितना होता है? तो 3 + 12 15, 15 × 5 20, 20 × 1 21, 21 10 31 और 31 8 कितना होता है? ये हो जाता, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। ठीक है, ठीक है, ये 35 हो गया। इस थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, क्वेश्चन प्रिंट जो हुआ है गलत हुआ है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो गलत क्वेश्चन हो गया, आपको अगले वीडियो में करा दूंगा उसको सही बात। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक अंक लुप्त है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, आपको बताना है कि एक सीरीज दिया हुआ है 16 33 53 76 102 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ठीक है, आपको बताना है कि क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क पर। तो देखिए 16 से 33 हो रहा है, 33 से 53 हो रहा है। अगर हम लोग दो गुना भी करें तो 33 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। तो यहाँ लेकिन 53 है तो दो गुना तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 16 से 33 हो रहा है, मतलब कितना ऐड बढ़ रहा है? तो 17। ठीक है, 17 ऐड हो रहा है। 33 से 53 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? 20। अब देखिए 53 से 76 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? 23। 76 से 102 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? 26। ठीक है, अब देखिए 17 20 23 26। अब फिर आपको एक और स्टेप नीचे आना पड़ेगा। 17 से 20 हो रहा है प्लस का 3, 20 से 23 प्लस का 3, 23 से 26 प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए +3 +3 +3 हो रहा है, तो 26 + 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 29। और 29 में 102 में 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एंड डिजिट देखिए 9 और 2 कितना होता है? 9 2 होता है 11, 1 कैरी 1 10 2 12 1 13 131। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क पर क्या जाएगा? 131। 131 देखिए कौन से ऑप्शन में है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वर्ड सीरीज का। ठीक है, आपको बताना है कि MNOLQJ क्वेश्चन मार्क, इसके बाद H है, तो आप बताना क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए M नंबरिंग कर लीजिए पहले। अगर हम लोग नंबरिंग कर ले 13, M कितना पड़ा? 13 पे, N आता है 14 पे, O आता है 15 पे, L। ठीक है, तो देखिए अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए M कितने पे आता है? M आता है आपका 13 पे। ठीक है, N 14 पे, O 15 पे, L 12 पे, Q 17 पे, J कितने पे आता है बताइए? J आता है 10 पे, H आता है 8 पे, यह ब्लैंक। ठीक है, अब देखिए 13 से 14 हो रहा है, 15 हो रहा है, फिर 12 17 10 8। ठीक है, तो अगर ऐसे ही करें, देखिए 13 से 14 1 + 1 + 1, फिर 15 से 12 हो जा रहा है, मतलब माइनस का 3, फिर 12 से 17 हो जा रहा है। ठीक है, 12 से 17 हो जा रहा है, मतलब प्लस का 5, फिर 17 से 10 हो जा रहा है तो माइनस का 7। तो ये तो कोई सीरीज नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर से देखते हैं कैसे होगा। देखिए M है, तो ये है कितने नंबर पे? M 13 नंबर पे, फिर नंबरिंग करें 14 15। ठीक है, L आता है कितने नंबर पे? 12 नंबर पे, Q 17, J कितने पे आता है? 10 नंबर पे, ये ब्लैंक है, और ये 8 नंबर। ठीक है, अब देखिए जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, एक आप गैप करके भी क्वेश्चन कर सकते। देखिए 13 से 15 करिए, 15 से 17, 17 से ये। ठीक है, 13 से 15 हो रहा है प्लस का 2। ठीक है, 15 से 17 प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए 14 से ये 12 हो रहा है, मतलब -2 हो रहा है। 12 से 10 हो रहा है, -2 हो रहा है। और 10 से ये 8 हो रहा है, -2, मतलब -2 -2 -2 हो रहा है। और दूसरे वाले में ग्रुप में +2 +2 +2 हो रहा है, तो यहाँ +2 करेंगे तो 17 + 2 कितना हो जाएगा? 19। और 19 पे बताइए क्या आता है? बताइए तो 19 पे क्या आता है? तो 19 पे आता है S। ठीक है, तो देखिए S कौन सा ऑप्शन में? तो S जो है ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 20 का हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर ऐसे करेंगे तो आपका सीरीज नहीं बनेगा, लेकिन आपसे एक एक गैप करके देखेंगे तो आपका बन गया और आंसर भी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है SSC। ठीक है, इस क्वेश्चन टाइप के बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 लड़के ABCDEF पश्चिम की ओर, मतलब कि वेस्ट की तरफ और मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब एक लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बैठा दीजिए 6 लोगों को ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बैठ गए 6। अब देखिए क्या कह रहा है, इधर करके मुंह बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए D A और C के बीच में है। D जो है A और C के बीच में है। अभी रुक जाइए, B C के ठीक दाएं है। ठीक है, B जो है C के ठीक दाएं है, लेकिन F के बाएं है। ठीक है, E दाएं छोर पर नहीं है, E जो है दाएं छोर पे नहीं है,
मतलब कि ई जो है वो राइट, मतलब ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। देखिए ई जो है राइट साइड पे नहीं है तो लेफ्ट साइड बैठा लीजिए इसको, ई यहाँ बैठाइए, ठीक है। अब देखिए, अब आगे फिर से शुरू से पढ़िए, डी ए और सी के बीच में है, डी जो है ए और सी के बीच में है। अगर हम लोग ए को यहाँ बैठा दें, क्योंकि ए का कोई भी जगह निश्चित नहीं है, ए को यहाँ बैठा दे तो डी कहाँ बैठेगा, डी बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, ए डी, और उसके बीच आगे बन रहा है सी, ठीक है, तो ये बीच में बैठ गया, सी और ए के बीच में डी, ठीक है। अब आगे पढ़िए, बी सी के ठीक दाएं है लेकिन एफ के बाएं, ठीक है, एफ के बाएं बैठा है लेकिन बी के ठीक दाएं, मतलब बी के ठीक दाएं इन द सेंस कि आपको बता रहा हूँ कि बी के ठीक लेफ्ट में सी बैठा है, तो बी के ठीक लेफ्ट मतलब बी यहाँ बैठेगा, और एफ के बाएं बैठा तो एफ यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, दायां छोर पर कौन बैठा है, मतलब राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड पे मतलब राइट साइड पर सबसे आखिरी में कौन बैठा है बताना है। तो कौन बैठा है, एफ। देखिए एफ कौन सा ऑप्शन है, तो एफ जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है, अगर नहीं आया है क्वेश्चन समझ में तो एक बार आप लोग वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिए और फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आया है समझ में तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा फिर से, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि आप अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं आपके एसएससी के जो तैयारी कर रहे हैं जीडी के, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर अब 15 तारीख से 15 या 2-3 दिन बाद से ही मैं मैथ और रीजनिंग का जो है ग्रुप डी के लिए पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर लीजिए, ठीक है। और आपको बता दूं कि मैथ और रीजनिंग का जो है ग्रुप डी के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट में अपलोड प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाके वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका हिंदी का और भी क्वेश्चन करने हैं, हिंदी का और भी प्रैक्टिस करने हैं, तो उसका प्लेलिस्ट भी चैनल पर बना हुआ है एसएससी जीडी के एग्जाम के लेकर, ठीक है। तो आप उसे भी प्लेलिस्ट जाकर देख